जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन हमने पढ़ी थी। आज हमने इक्वेशन में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स वो पढ़ने और उसमें से मौजूद जो लॉज हैं वो हमने डिराइव करने हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी वो थी पीवी इक्वल टू 1/3 mn c² बार। ठीक है, अब बाकी चीजें तो हमें क्लियर है, प्रेशर भी क्लियर है, वॉल्यूम भी क्लियर है, मैस भी क्लियर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्लियर है, लेकिन जो क्लियर चीज नहीं है वो क्या है, c² बार। अब c² बार को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जो मैक्सवेल है उसने बताया था कि जो वेलोसिटीज होती हैं वो सेम नहीं होती, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि हमें मीन स्क्वायर लेना पड़ता है। देखो the average or mean of square of the velocities of gas molecules with respect to the with respect to their relative abundances is called mean square velocity। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। अब इसका मतलब है कि ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये क्या है, पहली बात ये एवरेज है, किसकी, वेलोसिटीज की, लेकिन साथ में क्या है, रिलेटिव अबंडेंस के साथ। अगर आपको याद हो हमने कहा था एटॉमिक मास का लॉगरिथम फ्रैक्शन, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हमने कहा था उसको रिलेटिव अबंडेंस के साथ होता है। जाहिर सी बात है उसकी रिलेटिव अबंडेंस अगर ना होगी तो हम एवरेज निकाल नहीं सकते। क्यों, अगर तीन चीजें हो ना, मैं कहता हूँ एक चीज है 30, एक चीज है 35 और एक चीज है 40, उसकी एवरेज निकालो, आपको पता तीन चीजें, यहाँ पे तीन चीजें नहीं है, एन दिया इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, तो आपको पता ही नहीं है कि किसकी कितनी वेलोसिटी है। तो किसकी कितनी वेलोसिटी जब ये कंफर्म ना हो तो उसकी फिर हमने क्या निकालते होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव अबंडेंस वाली एवरेज निकालते होते हैं। तो सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल gases have different groups which have different velocities, hence we take mean or average। हमें एवरेज लेने की जरूरत क्या क्यों पड़ती है, क्योंकि मैक्सवेल ने हमें बताया था कि जो अपना गैसेस होते हैं ना उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स का मतलब है कुछ कम एनर्जी वाला ग्रुप, कुछ ज्यादा एनर्जी वाला ग्रुप, कुछ उससे ज्यादा एनर्जी वाला ग्रुप। इस वजह से हम लोग उसका जो है ना वो मीन लेते हैं। तो c² बार मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर है, c1² n1, फिर c2² n2, फिर c3² n3 प्लस सो ऑन, और नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन। सही है। अब यहां पर
ये जो n1 है ये c1 की रिलेटिव अबंडेंस है, ये n2 c2 की रिलेटिव अबंडेंस है, ये n3 c3 की रिलेटिव अबंडेंस है। अगर आपको रिलेटिव अबंडेंस ये देखो n1 n2 n3 को ओवरऑल n1 n2 n3 ने काट तो देना है, लेकिन जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो उससे ये पूरा रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से इफेक्ट देगा। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास क्लास में 100 बच्चे मौजूद है, 95 के पास 10 रुपए, 4 के पास 15 रुपए, 1 के पास 20 रुपए। ठीक है, ये ऐसे कर लो, 95 के पास 10 रुपए, 1 के पास 15 रुपए और 4 के पास 20 रुपए। अब मैं कहता हूं मोस्टली स्टूडेंट्स के पास जरा बताओ कितने पैसे हैं, तो आप अगर 15 कहोगे तो आपको शर्म नहीं आएगी। क्यों? 95 के पास तो 10 रुपए, 95 बच्चों के पास 10 रुपए, इसलिए हमें रिलेटिव अबंडेंस देखनी पड़ती है। भाई मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी इज अथॉरिटी तब हम गिनते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें देखना पड़ता है कि ये अपना C1 वाले कितने, C2 वाले कितने, C3 वाले कितने, उस हिसाब से एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं ये फार्मूलाज में N2 N3 और N1 नहीं लिखा हुआ, वो गलत है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया जी फार्मूला ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब है जी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि एक तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया ना, उसका रूट ले ले, तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, CRMS भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है C स्क्वायर बार अंडर रूट। ठीक है जी, ये तीनों तरीकों के बारे में आप क्या जानते हैं तो सुनिएगा। सिंपल सी बात है, द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि बार बार ये स्क्वायर का वर्ड क्यों आ रहा है। ये स्क्वायर का वर्ड का आज सुन लें, ये कॉन्सेप्ट है जो अक्सर आपको फिजिक्स या मैथमेटिक्स में भी नहीं दिया जाता, सिर्फ पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन कभी कभी जो है वो जिनको पता होता है वो आपको बतला भी देते हैं। आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन पढ़ते हैं, हाफ mv स्क्वायर, व्हाई mv स्क्वायर, व्हाई नॉट mv, m स्क्वायर v क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चक्कर क्या है, तो इस चक्कर को सुनिएगा। देखो, जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी वैल्यू है, स्केलर है या वेक्टर, वेक्टर, उसकी क्या कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, यानी कि अगर पार्टिकल इधर को जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v+1, अगर इधर को आ रहा है तो v-1। अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो एक वेलोसिटी अगर इधर को नाप रहे हो, दूसरी अगर इधर को है तो ये प्लस में होगी तो ये माइनस में होगी, तो कभी भी प्लस माइनस से माइनस और कभी भी एवरेज निकाल आप नहीं सकते, कभी भी आप एवरेज निकाल नहीं सकते, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए आपको उस वेलोसिटी का स्क्वायर लेना पड़ता है। तो स्क्वायर इसलिए लेना पड़ता है कि वेलोसिटी क्या है, अपना वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हम स्क्वायर लेते हैं। क्यों? neglect the effect of डायरेक्शन। डायरेक्शन का इफेक्ट खत्म करने के लिए, यानी कि अगर +1 का स्क्वायर है तो +1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर है तो भी +1 ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन की वजह से माइनस प्लस का असर खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या लेते थे, स्क्वायर। वो काइनेटिक एनर्जी में भी ऐसे ही करते हैं, वो जो सा भी फार्मूला हो हम v स्क्वायर की फॉर्म में ही लिया करते हैं। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ आ गई? लो जी, ये बात थी सिंपल सी। अब इसका फार्मूला सुनिएगा,
सी स्क्वायर बार अंडर रूट। इसका फार्मूला जो सुनते हैं ना तो हम कहते हैं ये क्या चक्कर आ गया, तो इसे कहते हैं 3RT ओवर m अंडर रूट। हम कहते हैं ये कहां से आया, ये कहां से डिराइव हो गया। बाकी चीजें अगर बताई हैं तो ये भी हम बताएंगे कि 3RT ओवर m कहां से आया है। तो सुनिएगा, इसकी डेरिवेशन देखिएगा। ये जो 3RT ओवर m है ये कहां से आया, कहां को जाएगा, हमें बता के जाएगा ना जहां भी जाएगा। तो सुनिएगा, PV इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। ठीक है, आपको पता है जब नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर ड्राइव करनी है तो कंडीशंस को आइडियल या कांस्टेंट करना पड़ता है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपना नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एवोगैड्रो। तो मैं सही लिख सकता हूं फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इक्वल टू 1/3 mna c स्क्वायर बार। और अगली बात, mass of एवोगैड्रो पार्टिकल। देखो m था mass of one gas molecule, mass of one gas molecule। 1 की बजाय हमने क्या कर दिया है, एवोगैड्रो कर दिया है। 1 की बजाय हमने क्या कर दिया है, एवोगैड्रो कर दिया है। तो आपको पता है एवोगैड्रो का मतलब ही क्या होता है, मोल। तो एवोगैड्रो पार्टिकल के mass को हम क्या कहेंगे, मोलर mass ही कहेंगे। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सिंपल सी एक इक्वेशन है, सिंपल सा एक रिलेशन है कि भाई mass of Avogadro particle is known as what, molar mass। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर mass, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड चीज है, इस पे खपने की जरूरत है नहीं है कि जहां mass of Avogadro नंबर लिखा हो वहां पे कैपिटल M लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल m इज द mass of one gas molecule। अगर उसे 2 से तरफ देंगे तो 2 गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा, 3 से तरफ देंगे तो 3 गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा, एवोगैड्रो से तरफ दे देंगे तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल इज नोन एज, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल इज नोन एज मोल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस मोल के mass का नाम क्या रखते होते हैं, मोलर mass। तो ये बन गया 1/3 mc स्क्वायर बार। ये बन गई जी एक इक्वेशन। ठीक है, अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात हमारे पास क्या है, वो ये है जनरल गैस इक्वेशन। अगर हम देखें तो आपने पढ़ा हुआ है PV इक्वल टू किसके बराबर होता है, nRT। PV इक्वल टू किसके बराबर होता है, nRT के। n इक्वल टू 1 ले, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 ले तो ये क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू क्या बन जाएगा, RT। ये क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू RT बन जाएगा। ओके, तो इससे अगर मैं कहूं इक्वेशन नंबर 2, तो क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए ली थी तो ये भी 1 मोल के लिए लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर। तो ये बन जाएगा बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये बन जाएगा RT इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर बार। ये RT इधर से है और mc स्क्वायर बार वाला इधर से है। आपको अब निकालना क्या है, C वाला। C स्क्वायर बार एक तरफ आया, बाकी सारी हर चीज दूसरी तरफ पलट दी। RT RT रहा, 3 इसके साथ चला गया, m इधर डिवाइड में आ गया। अब आपको इसका स्क्वायर खत्म करना था तो आपने इधर क्या लिया, अंडर रूट, इधर भी क्या लिया, अंडर रूट। जब आपने इधर से अंडर रूट ले लिया तो ये बन गया CRMS और साथ में 3RT ओवर कैपिटल M अंडर रूट, ऐसे ही रहा। अब ये CRMS सुनिएगा, यहां पे मैं जरा लिखने लगा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए C स्क्वायर बार अंडर रूट, ताकि ये क्लियर हो जाए। देखो ये ऊपर वाला
इसे क्या कहते हैं, रूट। ये उससे नीचे वाला, उसे क्या कहते हैं, मीन। उससे नीचे वाला, उसे क्या कहते हैं, स्केयर। और एंड वाला सी से क्या कहते हैं, वेलोसिटी। उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। इस वजह से इसका नाम क्या बना हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी कि ऊपर वाला रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर, फिर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। तो यहां से ये बन गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू 3RT/m, 3RT/m। अब यहां पे मैं कुछ चीज ऐड करता हूं ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो सके कि सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नाम नहीं पढ़ना, उसके आगे जो एमसीक्यूज रेलेवेंट आते हैं वो भी आपको आने चाहिए। देखो क्या मैं कह सकता हूं, CRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये किसके बराबर है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के। और साथ में CRMS किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। RT की जगह PV लिखो तो अंडर रूट ऑफ प्रेशर के और अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम के। फिर उसके बाद मोलर मास की क्या है, इनवर्स। अंडर रूट ऑफ मोलर मास की क्या हुआ, इनवर्स। ठीक है। और मोलर मास और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं, इस वजह से अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के भी क्या हुआ, इनवर्स। ठीक है जी। तो ऐसे ही ये चलता जाता है, सही है। तो जब भी आपसे पूछ ले कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन से, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। और ये तो CRMS था ना। और अगर मैं सिंपल यूं कहूं कि सी स्क्वायर बार, तो वो उसके ऊपर रूट नहीं आएगा, उसके ऊपर रूट नहीं आएगा, तो वो सिंपल टेम्परेचर के डायरेक्ट है। और जनाबे वाला मोलर मास के इनवर्स है, डेंसिटी के इनवर्स है, उसमें स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं आएगा, उसमें रूट नहीं आएगा। तो अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तो वो अंडर रूट ऑफ ला के डायरेक्ट और इनवर्स है। और अगर ये है तो उसे हम लोग सिंपल कहते हैं टेम्परेचर और अपना मोलर मास वगैरह के डायरेक्ट और इनवर्स है। तो यहां तक था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन। क्लियर हो गया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन और उसकी डेरिवेशन, जो उससे कैसे ड्राइव होता है, रूट मीन स्क्वायर कैसे आता है, उसके रिलेशंस क्या है, उसके एमसीक्यूज क्या है, वो नाम क्यों आया, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसके ऊपर स्केल क्यों आया, मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहां तक एक्सप्लेन कर दी। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिना झिझक, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। तो अभी आपसे यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं।